हेलो दोस्तों, मैं रामशरण प्रसाद शिक्षा ज़िंदगी में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि उसको पढ़ेंगे। देखेंगे कि कोरोना काल के कारण जेएससी या सभी बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड या तो सेंट्रल बोर्ड जो भी हैं सीबीएसई, वे सब अपने सिलेबस में कमी किए हैं क्योंकि स्कूल नियमित रूप से नहीं चल पा रही है और जिसके कारण बच्चों को भी नियमित पढ़ाई या शिक्षा नहीं मिल पा रहे हैं, और जिसके कारण बच्चों को अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी टीम यह निर्णय किया है कि बच्चों को ज़्यादा परेशानी ना हो, बच्चे इस वीडियो को देखकर अपना कुछ तैयारी कर सकते हैं और कुछ नहीं बल्कि इससे आपका फुल्ली 100% तैयारी होगा। सिर्फ आप लोग इन सभी वीडियो को, क्योंकि हम अकेले नहीं बल्कि हमारा टीम है जो सभी टीचर्स आप लोगों के बीच अलग अलग सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आएंगे। आप लोग देखेंगे। अब वीडियो वही रहेगा जो आप लोगों को पढ़ना है, 40% लेस करने के बाद जो आपके सिलेबस में बची हुई है वही सारे टॉपिक्स का चर्चा होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। लास्ट मार्च में लगभग आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। पहले तो 22 फरवरी से ही स्टार्ट होती थी, लेकिन इस वर्ष मार्च कर दिया गया है समय को देखते हुए। तो फिर भी समय आपके पास कम है, क्योंकि उस समय एक साल में तैयारी करते थे। अभी आपको मुश्किल से 3-4 महीने में तैयारी करना पड़ रहा है। उस समय स्कूल का सारा नोट्स आपके पास मिलता था, टीचर्स मिलते थे, गाइडलाइंस मिलता था। अभी आपके पास स्कूल नहीं मिल पा रही है। तो इस स्थिति में हमारी टीम जो है वो आप लोगों के बीच सिलेबस को कंप्लीट करने का काम करेंगे और हम आशा करते हैं कि आप सभी भी लगन से इस चैनल के साथ मेहनत करेंगे, अपना देखेंगे, अपना पढ़ेंगे और अच्छा रिजल्ट करेंगे। तो इसमें हम लोग बात करेंगे आज क्लास 10th का विषय भूगोल के बारे में। इसमें आप लोग देख चुके होंगे, हम आशा करते हैं कि आप लोग सिलेबस से रूबरू हो चुके होंगे, सिलेबस को देखे होंगे। इसमें बहुत ही मुश्किल कर दिया है बच्चों के लिए। क्या क्या है कि इसमें हर चैप्टर को आपको पढ़ना है। बरसाते रह गया कि चैप्टर का कुछ पॉइंट्स हटाया है, कुछ पॉइंट्स पढ़ना है। अब इसमें रह गया बात ये कि जब तक पूरा चैप्टर नहीं समझे तब तक छोटे टॉपिक्स को कैसे हम साइड कर सकते हैं, यहाँ समस्या बन चुका है। इसके बाद भी आप ये भी नज़र में रखेंगे कि 30% आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किया है, ये हाल फिलहाल का न्यूज़ में दिया है, तो उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए आपका ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे और ऑब्जेक्टिव का भी नोट्स देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ करवाएंगे ताकि वो 30% जो आपके नंबर ऑब्जेक्टिव से आ रहे हैं उसको भी आप आसानी से अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि आपको पहला चैप्टर जो है संसाधन एवं विकास, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले इस चैप्टर में संसाधन और विकास के बारे में, ये चैप्टर है तो इसके बारे में तो हमें चर्चा करना ही पड़ेगा कि आखिर क्या है संसाधन, क्या होते हैं, विकास क्या है। तो संसाधन क्या है देखते हैं। तो प्राकृतिक रूप से हमारे पृथ्वी पर या हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता हो उसे संसाधन कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है आपके पास कि वे सभी वस्तुएं जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर उपलब्ध हैं और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हो, संसाधन कहलाते हैं। विकास देखेंगे कि विकास क्या होता है, विकास का अर्थ क्या है। विकास का मतलब क्या है कि अपना जो स्थिति है उस स्थिति में सुधार लाना, यानी कि विकास का मुख्य परिभाषा हम लोग कह सकते हैं, विकास का अर्थ कह सकते हैं कि अपने जीवन को सरल बनाना, मानवीय जीवन को सरल बनाना। आज कोई भी व्यक्ति विकास करना चाहता है तो विकास का मुख्य मोटो रहता है, मुख्य उद्देश्य रहता है उनका कि अपना जीवन को सरल बनाए। आप भी देखते होंगे कि
कुछ समय पहले या कुछ वर्ष पहले आपके घर में कुछ समस्याएं होंगी या फिर आप साइकिल से चलते होंगे। आज आपके घर में कुछ विकास हुआ, आय में विकास हुआ, तो उस स्थिति के बाद आपका जो है वो जीवन सरल हुआ, आय में विकसित हुआ। आप बैग खरीदें, बैग के माध्यम से फिर क्या किए, अपना जो आने जाने की यात्रा में जो परेशानी होती थी, जो समस्याएं होती थी, उसको पूरा किए। मतलब विकास का सीधा संबंध है कि अपने जीवन को सरल बनाना या आसान बनाना। आसान बनाने के लिए हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी तकनीक का विकास करते हैं, वे सारे विकास के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ हम लोग संसाधन का परिचय के रूप में भी देख लिए संसाधन क्या होता है। फिर से हम बता देते हैं कि संसाधन क्या होता है। संसाधन का परिचय तो प्राकृतिक रूप से प्रदत्त हमारे पर्यावरण में, प्राकृतिक या मानवीय कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हो, उसे संसाधन कहते हैं। अब देखेंगे कि संसाधन का प्रकार क्या होता है, क्योंकि पर्यावरण में बहुत सारे वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो उसमें देखेंगे कि पर्यावरण संसाधन की प्रकार जो है उसको दो भागों में बांटा गया। प्रकार का मुख्य दो आधार बनाया गया, दो है, एक है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको होता होगा कि 8 क्लास में हम तो पढ़ें कि संसाधन का 3 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ मानवीय संसाधन है, इसके अंतर्गत आपको मानव संसाधन और मानव निर्मित दोनों संसाधन को रखा गया है। तो अब यहाँ देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो वे संसाधन या वे वस्तुएं जो पर्यावरण में, हमारे पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं, प्रदत्त हैं और हमारी आवश्यकता को पूरा करता हो, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारे पास वे कौन से वस्तुएं हैं जो प्राकृतिक रूप से है, जिसको मानव नहीं बनाए हैं और वो हमारी आवश्यकता को पूरा करते हैं। फिर भी बता देते हैं कि वे कौन सी वस्तुएं हैं। बहुत सारी वस्तुएं हैं, इसमें देखेंगे हवा, इसके बाद हो गया आपका पर्वत, फिर आपका है जल, पानी, ठीक है, भूमि, ये सब सभी हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन हैं। अब मानवीय संसाधन में आते हैं। तो मानवीय संसाधन मानव और मानव के द्वारा जितने भी तकनीक विकास किए गए हैं, जितने भी वस्तु का निर्माण किया गया है, वे सभी वस्तुओं को क्या कहा जा रहा है, मानवीय संसाधन। मानव, अब यहाँ देखेंगे कि मानव आखिर संसाधन है कैसे। मानवीय संसाधन में मानव भी एक संसाधन के रूप में आया है। तो मानव कैसे है संसाधन, तो एक मानव, जैसे अभी हम आप लोगों को कुछ शिक्षा दे रहे हैं, आप लोगों को यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूरत पूरा होता होगा, तो आप लोगों के लिए मैं भी एक क्या हुए, संसाधन हुए। हाँ, आप भी हमारे लिए संसाधन हुए, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को देखते हैं, अच्छा लगता है, और आप अगर इसको सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, हमारा उत्साह को बढ़ाते हैं, तो आप भी हमारे लिए एक संसाधन हुए। हम आप लोगों के द्वारा ही उत्साहित होंगे और फिर अगला वीडियो लाने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। यह प्रयास जारी रहेगा। जब आप लोग हमें उत्सुक करेंगे या हमारी टीम को उत्सुक करेंगे, तभी हम लोगों को भी खुशी होगी और हम आप लोगों के बीच, हम लोग या हमारा टीम इस प्रकार का वीडियो लाते रहेंगे। दूसरा है आपके पास संसाधनों के वर्गीकरण का आधार। ये भी देखना है कि संसाधन का वर्गीकरण का आधार क्या होते हैं। हमारे पास जितने भी संसाधन हैं, इसको किन किन आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। तो संसाधन के वर्गीकरण करने का आधार मुख्य रूप से 4 हैं, जिसके बारे में देखेंगे। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है समाप्यता के आधार पर, तीसरा आपका है स्वामित्व के आधार पर, और चौथा आता है विकास के स्तर के आधार पर। ठीक है, अब इसमें से देखेंगे कि सभी का कुछ सब डिवीज़न है, कुछ प्रकार हैं, और उसके बारे में देखेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर
अब यहाँ बात करेंगे कि आपका सिलेबस में ये चारों को नहीं पढ़ना है। चारों को नहीं पढ़ना है मतलब ये नहीं कि चारों में से कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ पढ़ना है। अब वो क्या पढ़ना है उसके बारे में सिर्फ बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट में ही बता चुके हैं कि हमारी टीम अभी आप लोग को सिलेबस के ऊपर काम करेगी। बाद में फिर पूरा ऑल ओवर सिलेबस 100% सिलेबस लॉट किया जाएगा, ताकि इसके बाद का जो काल होगा, समय होगा 2022 में जो बच्चे लिखेंगे एग्ज़ाम उसके लिए। लेकिन अभी मुख्य मोटो है हम लोग का, मुख्य उद्देश्य है 2021 में एग्ज़ाम लिखने वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है वो बताते हैं। उत्पत्ति के आधार पर नहीं पढ़ना है, समाप्यता के आधार पर, अब पहले बता देते हैं क्या नहीं पढ़ना है, आपको समझ में आ जाएगा क्या पढ़ना है। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन नहीं पढ़ना है, सामुदायिक संसाधन नहीं पढ़ना है। विकास के स्तर के आधार पर इसमें आपको सभी को पढ़ना है, यानी कि कहें तो कम्प्लीटली आपको ये नहीं पढ़ना है। बाकी ये स्वामित्व के आधार पर में भी दो इसका डिवीज़न नहीं पढ़ना है, दो प्रकार नहीं पढ़ना है, सामुदायिक और व्यक्तिगत, बाकी पढ़ना है। तो इसके बारे में बात करेंगे और ये निश्चिंत है 100% आप मानिए कि इस सभी में से एक क्वेश्चन आपके लिए 3 नंबर का आएगा तो आएगा, इतना मान करके चलिए। क्योंकि आप पिछले का क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन बैंक उठाइए, उसमें देखिएगा कि कई बार नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन पूछा गया है, इसलिए यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। तो इसको बता देते हैं, फिर भी नहीं पढ़ना है, फिर भी थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में होते हैं, जैव और अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त है या सजीवों से प्राप्त होने वाली संसाधन को क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। जैसे में आप समझ गए होंगे कि सजीव और निर्जीव तो पढ़ ही चुके होंगे। सजीव का मतलब है जिसमें जीवन व्याप्त है, जान है, जैसे कुछ जानवर हो गए, पेड़ पौधा हो गया, मनुष्य हो गए, ये सब जो है वो हमारे लिए क्या है? एक संसाधन है और वो जैविक संसाधन, उसमें जीवन व्याप्त है। अजैव संसाधन मतलब वे संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त नहीं है, मतलब जिसमें जान नहीं होगा, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। इसमें क्या आएंगे? तो यहाँ आप देखिएगा हवा, पानी, पर्वत, ये सब क्या है? इसमें जान नहीं है, इसमें जीवन व्याप्त नहीं है, तो वो हमारे लिए अजैव संसाधन होंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगता होगा। तो इसी तरह आप वीडियो में बने रहें, आगे भी देखें और अच्छा लगने वाला है। आज तो ये पहला वीडियो है तो थोड़ा बहुत परेशानी होगी, फिर भी देखना है, आगे और अच्छा ही होगा। दूसरा है आपका स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व का मतलब होता क्या है? स्वामित्व नहीं, समाप्यता है। ठीक है, स्वामित्व भी है, नीचे है समाप्यता है। समाप्यता के आधार पर बता रहे हैं। समाप्यता मतलब जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है वो कब तक चलने वाला है, ये कब समाप्त होगा या ये कब तक रहेगा हमारे पास, उसके आधार पर। तो उसके आधार पर इसको 2 भागों में बांटते हैं, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। ठीक है, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय पहले ही बता चुके हैं कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। तो नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो वे संसाधन जिसको एक बार हम प्रयोग कर लें तो फिर पुनः प्राप्ति कर सकते हैं, फिर उस रूप में हमें मिल सकती है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में आप बोलेंगे तो वैसा है कौन सा संसाधन जिसको हम एक बार प्रयोग किए तो फिर दोबारा पा सकते हैं भाई? तो वो आपका है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और जितने भी इस प्रकार की ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, ये सब हमारे लिए एक संसाधन है। तो वो तुम्हारा नवीकरणीय संसाधन के रूप में होंगे। अब देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। तो वे संसाधन
जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा हम प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। यहाँ ये भी कहेंगे कि उसका एक बार प्रयोग के बाद उसका जो मात्रा है वो घटते जाती है, मात्रा कम होती जाती है, वो आपके लिए क्या होगा? अनवीकरणीय योग्य संसाधन होंगे। जैसे में क्या है? तो जितने भी जैविक संसाधन हैं, यानी कि हम कहेंगे कि वे सभी संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद उसका स्तर घटते जाता है, जैसे में आपका कोयला, पेट्रोल, ठीक है, ये सब जो भी संसाधन है वो आपके लिए क्या है? अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। आगे देखेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो स्वामित्व का मतलब है अधिकार, अधिकार के आधार पर, मतलब जो वस्तु हमारे पास उपलब्ध है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है, उस पर किसका अधिकार है? क्या कोई एक व्यक्ति का अधिकार है या फिर किनका अधिकार है? उसको कैसे बांटेंगे? तो देखेंगे अधिकार के आधार पर आपकी बुक में, या अधिकार के आधार पर इसकी वर्गीकरण में व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में बांटा गया है। इसमें आपको व्यक्तिगत संसाधन नहीं पढ़ना है, सामुदायिक संसाधन नहीं पढ़ना है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का चर्चा करना है। तो देखेंगे यहाँ फिर भी बता देते हैं, लेकिन इसका नोट्स आप नहीं बनाइएगा एग्जाम के लिए, बाकी आगे के लिए आपके इम्पोर्टेंट है। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होते हैं जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, तो अगर अच्छा लगता होगा तो कुछ पेन रखे होंगे, कुछ नोट करते होंगे, कोई पॉइंट की आपको अभी बताएं कि आपको ये पढ़ना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब समाप्यता के आधार पर संसाधन, तो उसको आप लिखे होंगे। तो वो जो पेन है, कॉपी है, उस पर आपका अधिकार है, वो आप खरीदे हैं, आपके पास है, तो वो आपके लिए क्या हुआ? व्यक्तिगत संसाधन। और भी बहुत सारे वस्तुएं हैं जिन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन जिस पर एक समुदाय का अधिकार होता है, उसको हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अब देखेंगे कि राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं। ये दोनों पढ़ना नहीं है, इसलिए उतना चर्चा नहीं करेंगे। राष्ट्रीय संसाधन क्या है? तो वे एक राष्ट्र के अंदर उपलब्ध सभी वस्तुएं राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। अब यहाँ देखें, कुछ तो व्यक्तिगत और सामुदायिक बताएं, फिर बता रहे हैं कि सभी राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। तो उसका मतलब ये है कि हमारे संविधान में लिखा जा चुका है कि अगर कोई वस्तु आपका पर्सनल भी है और सरकार या हमारे देश में रहने वाले नागरिकों के हित के लिए वो ज़रूरी है, तो वो राष्ट्र के जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो उनको क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय संसाधन के रूप में घोषित कर सकते हैं, और हमें उस वस्तु को राष्ट्रीय संसाधन के रूप में घोषित करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए आपको मुआवजा मिलेगा, बट वो राष्ट्रीय संसाधन हो जाएंगे। तो यहाँ कह सकते हैं कि एक राष्ट्र में उपलब्ध सभी वस्तुएं राष्ट्रीय संसाधन होते हैं जिस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है। व्यक्तिगत संसाधन भी राष्ट्रीय संसाधन हो सकते हैं, क्योंकि उसका भी ज़रूरत अगर हमारे देश के नागरिकों के हित में हो तो वो इसका प्रयोग करेंगे। आगे है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो देखेंगे कि हमारे पास कुछ जो संसाधन हैं उसका प्रयोग करने के लिए विभिन्न राष्ट्रों का सामूहिक अधिकार होता है। जैसे हम देखेंगे कि समुद्री सीमा है, मतलब समुद्री मिल, कुछ समुद्री संसाधन है। जैसे हम लोग देखेंगे कि हमारा देश, ये मान लीजिए भारत है, तो इसमें देखेंगे कि ये हिंद महासागर है। यहाँ क्या है आप जानते होंगे, ये अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर है।
ठीक है। यहाँ का जो है वो 200 मील जो समुद्री क्षेत्र है वो इसके अंदर है, यहाँ हिंद महासागर है उसके अंदर है। बाकी जो 200 मील के बाद जो बीच का क्षेत्र है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। इसका प्रयोग हम कुछ राष्ट्रों के सामूहिक संगठन के द्वारा ही कर सकते हैं प्रयोग, उनके संगठन के सहमति के बिना हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो वो संसाधन क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। ठीक है दोस्त, अभी अच्छा लगता होगा आप लोगों को। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तक हो गया। देखते हैं विकास के स्तर के आधार पर। ठीक है, मतलब जो हमारे पास संसाधन है क्या उसका विकास हो चुका है, क्या उसके बारे में हमें पता है, या कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जिसके बारे में हमें पता है परंतु उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये सभी संसाधनों के इस आधार के अनुसार कई भागों में बांटा गया है। जो तुम्हारा आपका है संभावी संसाधन, संचित कोष, विकसित और भंडारण। तो यहाँ हम लोग देखेंगे संभावी संसाधन। संभावी संसाधन मतलब है कि वे संसाधन जिसके बारे में हमें पता है परंतु उसका तकनीक का विकास नहीं हुआ है और आज वो हमारे पास उपयोग नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन यह आशा किया जाता है कि भविष्य में उसके लिए तकनीक का विकास होगा। मानव उस वस्तु के प्रयोग के लिए कौशल का विकास करेंगे और उसका प्रयोग करेंगे, उसका प्रयोग भविष्य में होगा। तो वो आपका है संभावी संसाधन। मतलब इसी से पता चल रहा है कि संभावना किया जा सकता है। आगे है आपका संचित कोष। संचित कोष का मतलब है कि यह एक प्रकार की भंडारण के जैसा ही है। मतलब भंडारण का मतलब आप समझ रहे होंगे कि भंडारण मतलब जो हमारे पास इकट्ठा है, भंडारित है, उसके बारे में पता है। तो वही चीज़ है कि संचित कोष मतलब जिसके बारे में हमें पता है वो हमारे पास उपयोग हो सकता है। वो संसाधन जो है वो संचित कोष होते हैं, उसका हम भविष्य में उपयोग कर सकते हैं, ला सकते हैं इसका प्रयोग। जब हमारे पास इसकी तकनीक का विकास होगा, इनकी ज़रूरतें आएगी तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब हमारे पास इसके बारे में जानकारी उतना ज़्यादा नहीं है, उतना इसकी जो संचित कोष है उसके बारे में पता नहीं चल पाया है, लेकिन हमारे पास ये ज़रूर है कि इसका अगर वो वस्तु हमारे पास उपलब्ध है, उसके बारे में हम जान रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में इसका विकास हो सकता है। इसके प्रति हमारा जो प्रौद्योगिकी का है वो प्रौद्योगिकी का विकास हो सकती है और इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। आगे है विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन वे संसाधन है जो अभी हम प्रयोग कर रहे हैं, जिसका तकनीक हमारे पास मालूम है, जो हमारे मानव की कौशल के द्वारा विकास हो चुके हैं, उन्नत तकनीक है और इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। आज हमारे उपयोग में जितने भी वस्तुओं को ला रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वे विकसित संसाधन है, क्योंकि उसका विकास हो चुका है, उसका अब हम प्रयोग कर रहे हैं, वो आपका विकसित संसाधन है। भंडारण का मतलब है वे संसाधन जिसका तकनीक अभी बताए थे कि ये दोनों लगभग एक जैसा ही है। इसका ये भंडारित है, हमारे पता है, लेकिन इसके बारे में तकनीक का उपयोग नहीं है, अभी तकनीक उपलब्ध नहीं है, प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। लेकिन आने वाला समय में उम्मीद किया जाता है कि ये हमें इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह कहा जाता है कि हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है, क्योंकि उसके बारे में हमें पता है कि हाइड्रोजन हमारे पास है, लेकिन उससे उसका प्रयोग करने का जो तकनीक है वो विकसित नहीं है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में उसका तकनीक हमें पता चल जाए और जो उस भंडारण के रूप में है उसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसके बाद आपके लिए जो इम्पोर्टेंस है वो है एक मृदा संसाधन। मृदा संसाधन, मृदा संसाधन भी पढ़ना है। तो मृदा हमारे लिए संसाधन क्यों है देखेंगे तो कहेंगे कि भूमि जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है।
क्योंकि आज हम अपने जीने के लिए अनाज की प्राप्ति भूमि से ही करते हैं। जो हमारे मुख्य भोजन होता है, बिना भोजन का कह सकते हैं कि हम 4 दिन अगर भोजन नहीं मिले तो उठ नहीं सकते हैं, उसकी प्राप्ति हमें मृदा से होती है। इसलिए मृदा भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि इससे बहुत सारे संसाधन प्राप्त होते हैं। आज हम लोग देखते हैं जितने खनिजों का प्रयोग कर रहे हैं वे सभी खनिज भी हमारे लिए क्या है, मृदा से ही प्राप्त होते हैं। वो भी हमारे जो है एक बहुमूल्य संसाधन है मृदा। अब देखेंगे कि इस मृदा संसाधन में भी आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, जिसमें हम लोग देखेंगे इसका प्रकार नहीं पढ़ना है। प्रकार में कुछ टॉपिक्स पढ़ना है, जैसे आप पढ़े होंगे कि काली मृदा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता था आप लोगों के लिए, लेकिन काली मृदा नहीं पढ़नी है। तो यहाँ तो देखते हैं फ्रेंड्स कि ये जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो रहा है, जिसके कारण आज हम यहीं पे इस वीडियो को पॉज करते हैं, रोकते हैं। अगर आपको यह वीडियो आपका हेल्पफुल लगे, आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट्स ज़रूर करें और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।